हेलो गाइस, हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। टॉपिक ही पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक, थॉट्स थिंकर्स स्टार्ट किए हैं हमने। आज एक और थिंकर की शुरुआत करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को एक थिंकर ने दिया था जिसका नाम था बॉस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके काम को स्टडी करेंगे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए और क्या कहा इस थ्योरी के बारे में उन्होंने। ओके, तो पर्टिकुलरिज्म बेसिकली एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्रांस बॉस, और उसका स्टूडेंट था एक एल क्रोबर उसका स्टूडेंट था, और रुथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड ये स्टूडेंट थे। ये कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से भी ये बिलोंग करते हैं। कौन? ये मार्गरेट मीड और रुथ बेनेडिक्ट। बेसिकली ये टर्म जो था वो कॉइन किया था मार्विन हैरिस ने। ओके, तो अब कहा हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में ये बोला गया कि हर एक जो सोसाइटी है उसकी अपनी हिस्ट्री है ना, तो उसको उसी के कल्चर में उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, तो ये प्री कंसीव्ड आइडियाज से इनको फ्री होना चाहिए और कलेक्ट करना चाहिए डेटा, फील्ड डेटा कलेक्ट करना चाहिए और डेटा को एनालाइज करना चाहिए और पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करना चाहिए और उसी के हिस्ट्री में इसको स्टडी करना चाहिए उसी का। और ग्रैंड थ्योरीज के बजाय आप पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करें। ओके, तो कोई ऐसे यूनिवर्सल लॉस नहीं होते हैं जिससे आप हर सोसाइटी को एक ही मापदंड से उसको मापने की कोशिश करें। तो अब फ्रांस बॉस ने जो एवोल्यूशनरी पाथ का जो आइडिया था उसको रिजेक्ट किया। ओके, तो अगर डिफरेंट कल्चर को अलग करके, है ना, उसको अपने ही रीजन में उसको स्टडी करें तो हम इंडिविजुअल कल्चर को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम जो फील्ड स्टडी कैरी आउट करनी चाहिए, डिफरेंट जो 4 फील्ड मेथड हैं एंथ्रोपोलॉजी के, तो वो रिलेटेड है जो 4 सब ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की, जैसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल है, लिंग्विस्टिक है, आर्कियोलॉजी है। ओके, अब अकम्पलिशमेंट क्या थी इसकी? इसने कहा कि कल्चर्स सारे इक्वल होते हैं। इथनो सेंट्रिज्म को इसने रिजेक्ट किया। जो फ्रांस बॉस की बुक थी वो थी रेस लैंग्वेज एंड कल्चर, इसने बुक लिखी थी। ओके, तो लॉ फॉर्मुलेशन की ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म
के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो कंपैरिजन कल्चर का नहीं करना चाहिए। अब इसका फ्रांस बॉज ने कहा आप थ्योरी मत बिल्ड करिए, इसका क्रिटिसिज्म था। ओके, अब फील्ड स्टडीज़ के ऊपर इसने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कल्चर के बीच में जाना चाहिए, सोसाइटीज़ की लैंग्वेज को खुद स्टडी करना चाहिए और डेटा कलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट हैंड डेटा। ओके, और इसका जो ऑब्सेशन था डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो। अब डेटा कलेक्ट करना सही तब तक ही है अगर उसको आप मीनिंगफुल उसको यूटिलाइज कर सको। अब पर्टिकुलरिज्म क्या था, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। तो फ्रांस बॉस ने इसके बारे में कहा, क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि डाटा कलेक्शन फील्ड वर्क तभी मायने रखता है अगर उसका यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल ही ना हो, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम ही ना आए, तो उसका मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसने एक क्रिटिसिज्म इसका और भी हुआ कि थ्योरीज को बिल्डअप नहीं करना चाहिए। ओके, और कि कल्चर्स और बिहेवियर्स ये हमें सिखाए जाते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर भी डिबेट की। तो इसने कहा कि नर्चर के ऊपर इसने ज़्यादा ओवर एम्फसाइज किया, बट एक कल्चर की डेवलपमेंट में, सोसाइटी में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसने फ्रांस बॉज ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। इसने जेनेटिक इफेक्ट के ऊपर कहा कि जेनेटिक जो है उसको डिसमिस किया। तो इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की। कंक्लूजन में अगर बात करें तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की एंथ्रोपोलॉजी की। तो पहले रेसिस्ट से बरी हुई थ्योरी थी। ओके, तो इसी ने जो ये ही था जिसने बोला था कि सारे कल्चर जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसने कल्चर स्टार्ट किया फील्ड वर्क का और एंगेज किया इन्होंने वुमेन को एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में। ओके, तो ये था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या है। लेट अस नाउ डिस्कस डिफ्यूजनिज्म। तो डिफ्यूजनिज्म क्या है, तो
इसमें इसने बोला कि कल्चर की बोरिंग होती है। जब एक कल्चर दूसरे कल्चर से बोरो करता है तो उस सोसाइटीज़ में चेंजेस आ जाती हैं। ये डिफ्यूजनिज्म का कहना था। इसने कहा कि जो कल्चर एक जगह में उत्पन्न होता है, उसके कम्प्लेक्सेस जो हैं डेवलप होते हैं, ट्रेड्स, कल्चर के ट्रेड्स डेवलप होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफ्यूजनिस्ट का ये कहना था, कल्चर जो है वो एवोल्यूशन से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो कल्चरल ट्रेड का दूसरे रीजन में स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि वो कैसे होता है स्प्रेड, जब वो आपस में इंटरेक्शन होती है उनकी, है ना, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स होती हैं। जैसे इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ये है कल्चरल डिफ्यूजन। तो ये जो अर्ली ईयर्स थे 20th सेंचुरी में, तब ये एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। डिफ्यूजनिज्म पे काम होना स्टार्ट हुआ था। तो कल्चर ग्रुप अगर दूसरों के ट्रेड को एक्सेप्ट तभी करता है अगर वो उसके लिए यूज़फुल हो, इकोनॉमिकली उसके वायबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो। ये हो सकता है कि कल्चर जो है वो जो हुआ है दूसरे स्प्रेड हुआ है, वो वहाँ पे जो अडॉप्ट किया है दूसरे ग्रुप ने कल्चर को, वो ओरिजिनल नहीं रहता, फिर उसमें चेंजेस आ जाती हैं, ओरिजिनल फॉर्म नहीं रहती उसकी। ओके एक बैरियर्स होता है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं कल्चर डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन जो हुआ है वो कहाँ से, हाई कल्चर से लो कल्चर में डिफ्यूज होता है। तो अब इसमें बड़े सारे स्कूल्स थे कल्चर डिफ्यूजनिज्म में। तो इसमें डिफ्यूजनिज्म में स्कूल्स की अगर हम बात करें तो पहला आता है ब्रिटिश स्कूल, अमेरिकन स्कूल भी आता है और जर्मन स्कूल भी आता है। अब ब्रिटिश स्कूल में ये जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, तो वो स्मिथ थे, पैरे थे और रिवर्स थे। रिवर्स, स्मिथ, पैरे। तो इसका ये कहना था कि इजिप्ट में कल्चर का बिगिनिंग हुआ। इजिप्ट को मानते थे ये कल्चर क्रैडल है वर्ल्ड का। तो 6000 साल पहले इजिप्ट में कल्चर की शुरुआत हुई। इस तरह की डिफ्यूजनिज्म को बोला गया हीलियोसेंट्रिज्म। तो स्मिथ वो फाउंडर था स्कूल का, और जो पैरे था उसका फॉलोअर्स था।
इजिप्ट को कहा गया है कि ओनली सेंटर था कल्चर का। यहाँ से कल्चर ट्रेड जो है वो स्प्रेड हुए हैं, डिफ्यूज्ड हुए हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको इजिप्ट पे ही इन्होंने काम किया, स्पेरे ने, स्मिथ थे, रिवर्स है, इजिप्टोलॉजिस्ट भी बोलते हैं इनको। तो वहाँ पे का एनवायरनमेंट फेवरेबल था उस टाइम पे, तभी वहाँ पे जाके सिविलाइजेशन हुई। पोट्री इजिप्ट ने बनाई, है ना। इंस्टीट्यूशंस बनाए उन्होंने, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इंस्टीट्यूशन। फिर वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। अब जैसे आपको जापानीज पगोडास देखने को मिलते हैं, बैलिनीज जो टेम्पल है उनमें कहीं ना कहीं इमिटेशन है इजिप्शियन कल्चर की। ओके, तो रिवर्स जो थे, तो ये फाउंडर थे स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के। तो इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट भी थे, एथनोलॉजिस्ट भी थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। तो अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो सोल्जर्स थे उनके साथ काम किया, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन जो हुई थी, कैम्ब्रिज की जो एक्सपेडिशन हुई थी उसमें WHR रिवर्स गया था टॉरस स्ट्रेट में। ओके, तो रिवर्स ने स्टडी की। तो रिवर्स जो है अपने आप को उसने डिफ्यूजनिज्म में बदल दिया। तो उसने बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ मिलानेशियन सोसाइटी। रिवर्स ने मिलानेशियन सोसाइटी को स्टडी किया, तो उसने बुक लिख दी द हिस्ट्री ऑफ मिलानेशियन सोसाइटी। ओके, तो ये डिफ्यूजनिज्म ने एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ बोला, पहले ये थे जिसने बोला। तो हिस्ट्री ऑफ मेलानेशियन सोसाइटीज ने बुक लिखी। तो डिफ्यूजनिज्म ये कहता है कि मैन को इन्वेंशन करने का कोई शौक नहीं है, अनइन्वेंटिव होता है। तो कल्चर इसलिए स्प्रेड करता है डिफ्यूजन से, माइग्रेशन से। ओके, जैसे अब बुरियल प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया, किसकी, ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिन्स। तो उसने कहा कि कल्चरल ट्रेट हो सकता है दूसरी जगह से वहाँ पे आए होंगे। एक जगह में जो है उसका शुरुआत हुई होगी और वो दूसरी जाके एक टाइम के बाद वो दूसरी जगहों में माइग्रेट, ट्रेड जो है वो ट्रैवल कर गए होंगे या माइग्रेट कर गए होंगे। ओके, तो क्रिटिसिज्म जो है इसने जो है माइग्रेशन के ऊपर फोकस किया। इसने जो क्या वो कल्चर वहीं पे ओरिजिनेट तो नहीं हुआ होगा, उसको एक्सप्लोर नहीं किया इसने। उसके बाद आते हैं स्मिथ। स्मिथ ने भी कहा कि मैन जो है कोई आविष्कार करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो अनइन्वेंटिव होता है।
स्मिथ स्मिथ ने क्या किया, उसने भी सेम यही कहा। पैरे जो रिवर्स है, स्मिथ है या पैरे है, पैरे ने क्या कहा कि जो मेगालिथ कल्चर हमें देखने को मिलता है उसकी शुरुआत इजिप्ट में हुई, फिर वो वहाँ से वही दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो गया। तो पैरे का भी यही कहना था, रिवर्स का भी यही कहना था, स्मिथ का भी यही कहना था। पैरे ने मेगालिथिक कल्चर का को कोट किया, स्मिथ ने कहा कि इजिप्ट जो है वो बेस्ट लोकेशन थी, है ना। तो क्योंकि उसकी लोकेशन एक ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंटली हुई, और कल्चर ऐसे सर्कमस्टांसेस में अरोज करता है जहाँ, और वो सर्कमस्टांसेस जो थे वो इजिप्ट में ही थे। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। जो स्मिथ ने भी यही बात की, पैरे ने भी यही बात की, रिवर्स ने भी यही बात की। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मन को हम कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म भी कहते हैं। हमने ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म पढ़ लिया, तो जर्मन और कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म बोलते हैं। जर्मन के जो थे डिफ्यूजनिस्ट, उसने कहा कि ये जो कल्चर जो है वो ओरिजिनेट सिर्फ इजिप्ट पे ही नहीं हुआ है, वो और जगहों पे भी हुआ है, और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में हुआ है, और वहाँ से फिर ये दूसरी जगहों में माइग्रेट किया है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पे हुई हो, एक ही टाइम पे हुई हो, है ना। तो इस स्कूल को हम क्या बोलते हैं, इस स्कूल को हम कल्चर क्रीज, कल्चर KULTURE कल्चर क्रीज, तो इसको हम कल्चर क्रीज स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, जर्मन और कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म क्या बोलता है, जो जर्मन डिफ्यूजनिज्म था उसने ये कहा कि कल्चर जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो इजिप्ट में नहीं हुआ है, और अगर प्लेसेस पे भी हुआ है, और वहाँ से फिर वो माइग्रेट कर गया दूसरी जगहों में। कल्चर क्रीज, कल्चर क्रीज स्कूल, ठीक है। जैसे ब्रो एंड एरो का कल्चर जो है वो इंडोनेशिया से अफ्रीका में गया है, ठीक है। ये किसने कहा, ये जो जर्मन के डिफ्यूजनिज्म थे, इंडोनेशिया से अफ्रीका में गया है। जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से मंगोलिया में गया है। तो लोटस जो है वो मंगोलिया का नेटिव नहीं है, पर ये सिंबल यूज़ किया जाता है, लोटस का सिंबल। बुद्धिज़्म जो है उसका स्प्रेड कहाँ से, इंडिया से मंगोलिया में उसका स्प्रेड हुआ, तो ये है डिफ्यूजनिज्म। तो
इसके जो मेन जर्मन के जो मेन थे थिंकर्स, तो विलियम सकमिड थे। ओके, तो फ्रिट्स ग्रैबनर ने क्या कहा, जो विलियम सकमिड थे, विलियम SCHMIDT, फादर सकमिड, SCHMIDT, फादर सकमिड जो थे वो फॉलोअर थे ग्रैबनर के। तो ये किसके ऊपर वो कर रहे थे, कल्चर सर्कल के ऊपर काम कर रहे थे। फादर सकमिड एंड ग्रैबनर, ठीक है, कल्चर सर्कल। तो कल्चर सर्कल जो है कि एक क्लस्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे। क्लस्टर किसका, कल्चर का क्लस्टर, और कल्चर जो आपस में रिलेटेड हो उसका जॉइंट करके कल्चर का नाम दिया उसको। ठीक है, तो फादर सकमिड और ग्रैबनर, तो ग्रैबनर और सकमिड जो थे वो फॉलोअर थे, और उन्होंने कल्चर सर्कल के ऊपर फोकस किया। क्लस्टर होता है जहाँ पे मिलते जुलते कल्चर बन जाते हैं, तैयार हो करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो वो एक टाइम पे होता है, उनका क्लस्टर तैयार होता है, और एक प्लेस में तैयार होता है, और वहाँ से फिर वो दूसरे रीजन्स में चले जाते हैं। तो कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट किया। ओके, तो जो जर्मन कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, तो वो कल्चर क्रीज स्कूल है। उनको हम बोलते हैं कल्चर क्रीज स्कूल। तो फादर सकमिड हैं, फादर ग्रैबनर हैं, राटजेल हैं। ओके, तो मैन जो है अनइन्वेंटिव होता है, इमिटेटर होता है। तो कल्चर ट्रेड जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट होते हैं कैसे, ट्रेड होता है आपस में, जब माइग्रेशन होती है। ओके, जैसे ही आप पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनी के वहाँ पे कल्चरल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे पुडुचेरी में। ओके, तो ये है जो ग्रैबलर थे, या फिर वो थे राटजल थे, सिकमिट थे। तो कल्चर सर्कल के बारे में कहा इन्होंने। तो कल्चर सर्कल जो है एक पर्टिकुलर टाइम में ज्योग्राफी में ओरिजिनेट होता है, और उसके बाद फिर वो दूसरी प्लेसेस में जाता है। तो कहा कि ये मैन जो है वो इमिटेटर होता है, और जो है अनइन्वेंटिव होता है। तो हम जर्मन स्कूल को हम कल्चर स्कूल भी बोलते हैं, और कल्चर सर्कल का जो कंसेप्ट दिया था, कल्चर सर्कल स्कूल भी बोलते हैं, और कल्चर डिस्ट्रिक्ट स्कूल भी बोलते हैं। वैसे हमने एग्जांपल दे दी इसमें किस तरह से इंडोनेशिया से बोआ नैरो का कंसेप्ट गया था अफ्रीका में, और लोटस का बुद्धिज़्म जैसे स्प्रेड हुआ था मंगोलिया में। ओके, तो मैन जो है वो इमिटेटर होता है,
इन्वेंटर नहीं होता है। जैसे आपको पुडुचेरी में फ्रेंच कॉलोनी का कल्चर देखने को मिलेगा। अब क्रिटिसिज्म क्या था? मोस्ट इन्फेंटाइल स्कूल, ये इन्फेंटाइल स्कूल का कहा इसने। एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हैरिस, ठीक है। तो इसने मटेरियल कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, इंस्टीट्यूशंस पे फोकस नहीं किया। कल्चर है, ट्रेड हो जाता है, कल्चर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। बट इसने सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। तो मटेरियल कल्चर के ऊपर इसने ज़्यादा फोकस किया। तो जो सर्कल, कल्चर सर्कल का जो कंसेप्ट था, वो जो कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो अब जो स्कीम ऑफ कल्चर सर्कल का रेलेवेंस आज भी देखने को मिलता है, जो कि रार्जेल ने, ग्रैबनर ने दिया। तो ये जर्मन और कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म ने आगे जाके जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को जन्म दिया, ठीक है। कल्चर सेंटर, ये कल्चर सेंटर है, ये कल्चर सर्कल है। एक सर्कल है और एक सेंटर है। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में हम बात करेंगे, ए एल क्रोबर है, फ्रांस बॉस जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, फ्रांस बॉस, ये ए एल क्रोबर हैं, क्लार्क विस्लर हैं। तो ये तीन थिंकर्स थे। इन्होंने जो है अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म पे इन्होंने फाउंड किया। तो तीन थिंकर्स के नाम आते हैं, ए एल क्रोबर है, क्लार्क विस्लर है और फ्रांस बॉस है। तो इन्होंने, जैसे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट ने दिया था कल्चरल सर्कल के कॉन्सेप्ट को, तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म ने दिया कॉन्सेप्ट तो स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म जो फ्रांस बॉस थे, वो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म से बिलोंग करते थे। फ्रांस बॉस, क्लार्क विजलर, ए एल क्रोबर। तो कल्चर जो एरिया है वो क्या है? कल्चर सर्कल, कल्चर सेंटर, कल्चर एरिया, कल्चर मार्जिन, कल्चर सेंटर। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स दिए जिसको हमने, इसके ज़रिए हमने डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन किया। तो कल्चर एरिया स्कूल भी बोलते हैं। सेंटर हो गया कल्चर का सेंटर पॉइंट, मार्जिन हो गया जो कल्चर जहाँ एरिया में है उसका जो बाउंड्री में जो कल्चर, उसकी जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं कल्चर मार्जिन। और बाउंड्री के अंदर वाला जो है वो आ गया कल्चर एरिया, और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा कल्चर सेंटर। ओके, तो विस्लर ने कहा कि हर एक कल्चर एरिया में कल्चर सेंटर होगा, कल्चर मार्जिन होगा।
तो ए एल क्रॉबर, फ्रांस बॉस, क्लार्क विस्लर, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन किया। विस्लर ने भी कहा, कल्चर सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया विस्लर ने। कल्चर सेंटर, कल्चर, है ना, ये कोर होता है कल्चर सेंटर। यहाँ पे जितना भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कल्चर की, वो सारी कंट्रोल होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, सारे कल्चर का पार्ट है, तो ये सारी कंट्रोल होती हैं। मार्जिन हो गया, ये पेरिफेरल एरिया है। पेरिफेरल एरिया जो है यहाँ पे तो कल्चर सेंटर है, कल्चर मार्जिन है ना, कल्चर एरिया है। तो वाइसलर ने क्या किया, विस्लर ने क्या किया, एक्सपैंड किया आइडिया को, इसका कल्चर सेंटर की आइडिया को एक्सपैंड किया, और इसने प्रपोज किया लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो नेचुरल डिफ्यूजन है, विस्लर ने कहा, और ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन है। तो नेचुरल डिफ्यूजन मीन्स कोई ट्रायल एंड एरर से हो जाता है, नेचुरल एजेंसी से हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन ये होता है कि आप जैसे कोई मिशनरी एक्टिविटीज़ हो जाती है कहाँ, या फिर ट्रेड होता है, तो उसकी वजह से जो है वो डिफ्यूजन होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन, एक होता है नेचुरल डिफ्यूजन। तो ए एल क्रॉबर, वाइसलर का हो गया, फ्रांस बॉस हो गया, क्लार्क विस्लर हो गया, और ए एल क्रॉबर। कितने लोग थे इसमें, फ्रांस बॉस, क्लार्क विस्लर और ए एल क्रॉबर। ठीक है, ए एल क्रॉबर ने कल्चर क्लाइमेक्स का कहा। कल्चर सेंटर क्या है, बेसिकली कल्चर क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। तो ये वो पार्ट है, एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा कल्चर हो। ओके, तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में हमने बात करी विस्लर की, ए एल क्रोबर की, फ्रांस बॉस की। तो इसने जो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन इंडियंस हैं उनके ऊपर इथनोग्राफिक स्टडी की। तो इन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में क्या किया, इन्होंने जो अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स थे उनको स्टडी किया। ओके, तो इथनोग्राफिक कलेक्शन अमेरिकन म्यूज़ियम है नेचुरल हिस्ट्री का, एंड चिकागो फील्ड म्यूज़ियम है। तो इथनोग्राफिक जो कलेक्शन थी, ये अमेरिकन म्यूज़ियम था, चिकागो फील्ड म्यूज़ियम था। तो ये दोनों एक ही टाइम पे थे, और ये बेसिकली इनका रिएक्शन था कुछ स्कीम्स जो कि एवोल्यूशनरी ने फाउंड की थी। ओके, अभी फ्रांस बॉस हैं, फ्रांस बॉस भी एक अमेरिकन, जर्मन बॉर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इनको फादर भी कहा जाता है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का।
तो इसने कहा कि हर कल्चर जो है, बड़े सारे कल्चर एक जगह पे ओरिजिनेट होते हैं और फिर माइग्रेट कर जाते हैं नेचुरल डिफ्यूजन के जरिए या ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन के जरिए। तो हर एक कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट होता है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसकी अपना ज्योग्राफी है, उसका अपना क्लाइमेट है, उसके अपने रिसोर्सेस हैं। तो एल क्रोबर जो थे वो फ्रांस बॉस के स्टूडेंट थे, और जो क्लार्क विस्लर थे वो भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एक न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का। ओके, तो डिफ्यूजनिज्म, ये क्या इनकी अकम्पलिशमेंट्स थी? इन्होंने कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर स्कूल कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर मार्जिन का कॉन्सेप्ट दिया, क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, एल क्रोबर, क्लार्क विस्लर, फ्रांस बॉस। तो ये इनके मेन थिंकर्स थे अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के। फिर हमने जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को भी डिस्कस किया। फिर हमने सेकमिट, है ना, और ये थे राडजेल थे और ग्रैबनर थे। फिर ब्रिटिश में आए रिवर्स, स्मिथ और पैरे। इन्होंने इजिप्ट के ऊपर ही फोकस किया कि इजिप्ट ही क्रैडल है सिविलाइजेशन का। तो इनकी अचीवमेंट भी थी, इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद जो डिफ्यूजनिज्म के बाद आता है फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो इसको फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट ने, इसको रेडक्लिफ ब्राउन ने, मेलिनोस्की ने किया। तो अब एक्सट्रीम लेवल पे अगर डिफ्यूजनिज्म को अगर आप स्टडी करें तो ये रेसिस्ट बन जाता है। एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म जो है वो सही नहीं है। यूरोपियन स्टाइल सोसाइटी की दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो इनोवेटिव नहीं है ना, तो ये डिफ्यूजनिज्म है। अभी हम डिफ्यूजनिज्म और एवोल्यूशनिज्म को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ये हम करेंगे डिस्कस अच्छे से डिटेल में। तो जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म कहता है कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है, हर एक इंसान एक जैसा सोचता है और इनोवेशन से होता है कल्चर। तो डिफ्यूजनिज्म का कहना है कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन से डेवलप होता है, इनोवेशन होती है पर लिमिटेड लेवल पे होती है, फिर वहाँ से वो इमिटेशन हो जाती है उसकी। कल्चर को एवोल्यूशन को करता है, रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। तो अब बेसिकली डिफ्यूजनिज्म जो है वो मटीरियल एवोल्यूशन ऑफ मटीरियल, डिफ्यूजनिज्म ऑफ मटीरियल कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो एवोल्यूशन पे, इनोवेशन पे फोकस करता है। तो उसने कहा कि इंडिपेंडेंटली होती है। ओके, तो ये
ये रीजन को कनेक्ट करते हैं कल्चर के साथ। तो इम्पेरिकल डेटा नहीं था इसका इतना, सेकेंडरी डेटा वे थे बेस्ड ये। ओके, तो ये हमने डिस्कस करा, डिफ्यूजनिज्म को डिस्कस करा हमने, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को हमने डिस्कस करा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिकल एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, या फिर जो अगले जो न्यू एवोल्यूशनिज्म है उसको हम पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजनिज्म में 3 बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। एक तो आता है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, जिनके थिंकर्स थे पैरे, स्मिथ, सकमिट। तो इन्होंने कहा कि इजिप्ट जो है सेंटर पॉइंट है कल्चर ओरिजिनेशन का, फिर वहाँ से कल्चर माइग्रेट हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो रेसिस्ट व्यू भी है, इथनोसेंट्रिक व्यू भी है। तो उसके बाद जर्मन और कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ थॉट थे में आए ग्रेबनर, रार्टजेल। इन्होंने कहा कि इजिप्ट नहीं है सिर्फ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर डिफरेंट जगह में ओरिजिनेट हुआ है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ से दूसरी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आके माइग्रेट हुआ है या ट्रांसपोर्ट हुआ है। ट्रेड होता था आपस में, इन्वेजन्स होते थे, इससे कल्चर डिफ्यूज करता था। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कल्चरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कल्चर सेंटर कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसमें एल क्रोबर थे, क्लार्क विस्लर थे, फ्रांस बोआज थे, फाउंडर थे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। इन्होंने नॉर्थ और साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स के ऊपर करके इसने कहा कि कल्चर जो है, इन्होंने कंसेप्ट दिया कल्चर एरिया का, कल्चर सेंटर का, कल्चर मार्जिन का, क्लार्क विस्लर ने कंसेप्ट दिए सारे। उसके बाद ये फ्रांस बॉस थे, रिवर स्मिथ, पैरे, एल क्रोबर ने कहा ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म की एग्जांपल भी है, तो इसको क्रिटिसाइज किया। तो अमरजिक फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो अकम्पलिशमेंट्स तो हैं ही है इनकी। ओके, तो क्लार्क विस्लर हैं, एल क्रोबर हैं, फ्रांस बोस हैं, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, एल क्रोबर, कल्चर क्लाइमेक्स, कल्चर सेंटर, कल्चर मार्जिन, कल्चर एरिया।
तो ग्रैबनर है, स्क्विड है, राडजेल है। तो इन चीज़ों ने इसके ऊपर बात करी, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के ऊपर, डिफ्यूजनिज्म डिस्कस किया हमने। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ये रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और नया स्कूल ऑफ थॉट। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके।